मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम सब प्री 2025 के एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, प्री 2025 की दृष्टि से, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं उनके बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो सबसे पहली खबर है, और ये मान करके चलिए कि अगले साल की प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि इस साल इसी पर आधारित या कह लीजिए इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, उसकी खबर यह है कि असम के मोइदम्स को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। असम की मोइदम्स, दो शब्द हैं, ये मोइदम्स है और दूसरा है, कहां है ये मोइदम्स? असम। तो सवाल ये उठता है कि ये मोइदम्स है क्या? तो फ्रेंड्स, ये जो मोइदम्स है, बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि टीला शवागार प्रणाली है। टीला टीला आप समझते हैं ना, मैदान के ऊपर का हिस्सा टीला, जैसे पिरामिड तो आपने देखा ही होगा, तो एक प्रकार से वो टीला है। शवागार प्रणाली यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां शव दफनाए जाते थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि शव दफनाए किसके जाते थे? आम लोगों के नहीं। वहां अहोम राजवंश के जो सदस्य होते थे, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ इस टिले नुमा संरचना में दफना दिया जाता था। मेरी समस्या अब क्लियर हो गया होगा। आपके मन में हो सकता है कि एक सवाल यहां उठे कि भाई उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ क्यों दफनाया जाता था? इसके पीछे एक मान्यता थी। मान्यता ये थी कि ये हमारे शासक रहे हैं, हमारे राजा रहे हैं, तो वहां भी उन्हें इन वस्तुओं की जरूरत पड़ सकती है, तो उन वस्तुओं के साथ उन्हें दफनाया जाता था। कुछ लोगों की मान्यता यह भी थी कि अगले जन्म में उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ इसी तरह का विश्वास आपको मिस्र के पिरामिडों के पीछे भी छिपा हुआ मिलेगा। वहां भी लगभग इसी तरह की मान्यता प्रचलित थी। दोस्तों, ये जो ताई अहोम राजवंश है, इसने असम पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों, यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो मोइदम्स है, ये उत्तर पूर्व भारत की ऐसी पहली विश्व विरासत है जिसे हम सांस्कृतिक विश्व विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक, ये शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। सांस्कृतिक विश्व धरोहर, यूनेस्को कई क्षेत्रों में विश्व धरोहर घोषित करता है। म्यूजिक सिटी किसी को साहित्यिक शहर, किसी को प्राकृतिक, किसी को मिश्रित प्राकृतिक, है ना, उस रूप में ये सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यह सांस्कृतिक धरोहर है, उत्तर पूर्व भारत की पहली विश्व सांस्कृतिक धरोहर जो यूनेस्को के द्वारा घोषित की जाती है। जो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि फिलीपींस में एक तूफान आया जिसका नाम है गेमी, जिसकी वजह से फिलीपींस में कई लोगों की मृत्यु हुई। गेमी तूफान, फिलीपींस, बस आप इतना ही ध्यान में रख लें, अपने आप में पर्याप्त होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, खासकर ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को लेकर। जीडीपी तो अभी तक आपने सुना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्रॉस का तो मतलब हो गया कुल, एनवायरनमेंट का हो गया है प्रकृति, और प्रोडक्ट का मतलब है उत्पादन। आपके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड अब जीडीपी के समानांतर जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें शामिल होंगी। तो ये जो वस्तुएं हैं, चार प्रमुख वस्तुएं इसमें रखी गई हैं: हवा, मिट्टी, पानी और जंगल। इन चारों की स्थितियों को मिलाकर के जीपी सूचकांक तैयार किया गया है। जाहिर है कि इस सूचकांक के जरिए यह पता चल सकेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में हवा, पानी, मिट्टी और जंगल की क्या स्थिति है, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या और उपाय किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार पर्यावरण क्षरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को लागू किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और उत्तराखंड को इसका श्रेय है कि उसने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों, एक विचित्र सी खबर है,
और वो ये कि केरल सरकार ने बकायदे अपने यहाँ विदेशी सहयोग सचिव की नियुक्ति की है। विदेशी सहयोग सचिव, कुछ लोग इसे विदेश सचिव भी कह रहे हैं। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मामला है वह संघ सूची का मामला है और बकायदे हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची ए, जिसमें संघ के आइटम बताए गए हैं, उसके 10वें नंबर पर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि विदेशी मामले संघ के अंतर्गत समाहित होंगे। जाहिर है कि इससे विवाद की स्थिति खड़ी होनी थी और हो भी गई है। विदेश मंत्रालय ने राज्य सरकार के इस कदम का कड़े शब्दों में विरोध किया है। एक जो अन्य खबर है फ्रेंड्स, आरएसएस का नाम आपके लिए नया नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। जो प्रतिबंध लगा रखा था वो आम लोगों के लिए नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस का सदस्य नहीं बन सकता और न ही वह इनकी किसी भी तरह की गतिविधियों में भाग ले सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है और अब कोई भी केंद्रीय कर्मचारी या अधिकारी बकायदे आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकता है। उसका कारण देखिए, सिंपल सा ये था कि जो केंद्र सरकार का मानना था वो ये था कि जो आरएसएस है वो बेसिकली अलगाववादी संगठन है। हालांकि आरएसएस इस बात को नहीं मानता। आरएसएस पूरी तरह से अपने को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है और वो है भी। वो अपने आप को राजनीति से दूर रखने की बात कहता है, लेकिन उस समय केंद्र सरकार का ये मानना था कि खासकर धर्म के आधार पर आरएसएस देश में एक प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को इसके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था और दोस्तों अब इसे समाप्त कर दिया गया है। जो अंतिम खबर है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे राज्य सरकार, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार सबसे प्रमुख थी, उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिक और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जो भी भोजनालय हैं वे बकायदे अपने बोर्ड पर यह लिखेंगे कि इसका मालिक कौन है और यहाँ कौन कौन कर्मचारी काम करते हैं। बाद में फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का जो आदेश है वह बेसिकली हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यदि हम ये कहते हैं कि जो कांवड़िए हैं उन्हें शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप हो, तो उससे हम एग्री करते हैं, लेकिन यदि नाम प्रदर्शित किए जाते हैं तो वो इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि वहां भोजन स्वच्छ ही होगा, मानकों के आधार पर होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर नाम के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि इनका जो भोजन है वह स्वच्छ नहीं होगा। देखिए, बहुत ही व्यावहारिक बात भी है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम मालिक का नाम नहीं पूछते, बैरों का भी नाम नहीं पूछते। यह नाम से मतलब है कि उनके जाति और धर्म का हमें पता लग जाता है। हम सीधी सी बात है कि उनके मेनू के आधार पर उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि न्यायालय ने यह कहा है कि शुचिता और गुणवत्ता का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि राज्य सरकारों के जो ये आदेश थे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ाने और सामाजिक तनाव पैदा करने वाले निर्णय तो थे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।